हेलो डियर। आज हम लोग ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन का असली मतलब क्या होता है। क्यों इंटीग्रेशन हमें ये बताता है कि कोई कर्व एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है। और साथ ही साथ हम एक डेफिनेट इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से, दैट मीन इंटीग्रेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से हम एक डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। इससे ये होगा कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हमें एरिया क्यों मिलता है। एक कर्व हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है वो एरिया हमें क्यों मिलता है। ये जो सीरीज़ है ये है फिज़िक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम इससे पहले डिफरेंशिएशन पे बात कर चुके हैं, अब हम इंटीग्रेशन पे बात कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन का सेकंड वीडियो है। तो मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है, किसी भी तरह का x का फंक्शन हो सकता है। मे बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड हो सकता है, मे बी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो सकता है, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। अब हम यहाँ पर एक रेंज कंसिडर कर रहे हैं a से लेकर b, मतलब x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक। अब ये जो कर्व है ये कर्व हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इस रेंज में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो एरिया इतना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक लिमिट लगा देते हैं a से लेकर b तक। लेट अस से दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कर देते हैं, एक्स स्क्वायर्ड है ये फंक्शन, तो ये एक्स स्क्वायर्ड को हम कर देते हैं इंटीग्रेट। इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। आप इसे डिफ्रेंशिएट करके देख ले, आपको एक्स स्क्वायर्ड मिलेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक लिमिट लगा देते हैं। ये लिमिट है a से x का वैल्यू a से लेकर x का वैल्यू b तक। तो वही लिमिट हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं a से लेकर b तक। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में वो कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले हम इस b के वैल्यू को x में पुट करते हैं। ऐसा करने से हमें मिलता है b क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस फिर इस a का वैल्यू, दैट मीन लोअर लिमिट का जो वैल्यू है इसे हम x में पुट करते हैं, तो a क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया इस रेंज में a टू b रेंज में ये एक्स स्क्वायर्ड का जो ये कर्व है, ये जितना एरिया कवर करेगा वो एरिया इस वैल्यू के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होगा, इसके लिए हमें समझना होगा कि इस एरिया को पता कैसे किया जाता है, मैथमेटिकली किस तरह से इस एरिया को पता किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो रेंज है a से लेकर b तक, इस रेंज को कुछ हिस्सों में हम तोड़ लेंगे। इसे हमने 4 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, 1 2 3 4, फिलहाल तो 4 हिस्सों में स्प्लिट किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर a से लेकर इस हाइट तक हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पर देखिए ये जो रेक्टेंगल्स का एरिया है, ये जो ट्रू एरिया है, जो ये कर्व जो एरिया सबटेंड कर रहा था एक्स एक्सिस के साथ इस रेंज में, उस ट्रू एरिया से थोड़ा कम है। क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है, इस जगह का ये एरिया, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये कंसिडरेशन में नहीं है, इसे भी हमें गिनना होगा। अब देखिए, अगर हम इस विड्थ को, ये जो रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस विड्थ को अगर हम कम कर दें, तो देखिए जो एरर आने वाला था वो एरर पिछले केस में जितना एरर बन रहा था, अब की बार वो एरर थोड़ा घट गया। यहाँ पर जो खाली जगह है जिसे कि हमें कंसिडर करना होगा ट्रू एरिया पता करने के लिए, वो एरिया जो है ये अब छोटा पड़ गया। उसी तरह से अगर हम विड्थ को और घटा दे तो देखिए, अब ये जो कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं, जो ये खाली जगह है जिसे हमें कंसीडर करना होगा, यहाँ पर छोटा छोटा जो गैप है, ये गैप का एरिया अब और छोटा हो गया। मतलब ये जो रेक्टेंगल्स का टोटल एरिया है ये ट्रू एरिया के करीब पहुंच रहा है। इसी तरह से विड्थ को अगर हम छोटा करते जाए बहुत छोटा, नेग्लिजिबली स्मॉल अगर विड्थ को बना दे, तो फिर ये जो है ये ट्रू एरिया के बराबर हो जाएगा। इस केस में जो विड्थ है, जो रेक्टेंगल्स का विड्थ है, दिस विड्थ ये इट टेंड्स टू 0। मतलब आप इन रेक्टेंगल्स के विड्थ को 0 के जितना करीब ले जाएंगे, उतना आपका रिजल्ट, मतलब सारे रेक्टेंगल्स का एडिशन
वो रिजल्ट वो ट्रू एरिया के उतना करीब पहुंचते जाएगा, ये विड्थ जितना 0 के करीब पहुंचते जाएगा। तो इसी लॉजिक से इंटीग्रेशन में ये जो एरिया है, इंटीग्रेट करके हम इस एरिया को पता करते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से दिस इज y इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है दैट इज y इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड, और a से लेकर b तक का ये रेंज है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसे बहुत छोटे हिस्सों में a से लेकर b तक बहुत छोटे हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे। अब उतना छोटा हिस्सा में अगर स्प्लिट करेंगे तो हमें दिखेगा नहीं, इसीलिए हमने इसे बड़ा करके ड्रॉ किया है। हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 हिस्सा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे करोड़ हिस्से होंगे, बहुत सारे हिस्से होंगे। लेट से हमने इसे n पार्ट्स में स्प्लिट किया है, n पार्ट्स में, n इज ह्यूज, बहुत बड़ा है n। हमने इसे n पार्ट्स में स्प्लिट किया है, और आप देखें एक एक हिस्सा। लेट से सबसे पहले तो मैं मान लूँ ये जो जगह है, ये जगह, इस जगह पे x का वैल्यू x है, ये वैसे एक्सिस वाला x है, और ये उसका वैल्यू है ये x। अब देखिए यहाँ पर एक एक विड्थ जो है, अगर बहुत सारे हिस्सों में हम इसे स्प्लिट करते ए से लेके बी तक के रेंज को, तो एक एक हिस्सा जो है इसका जो विड्थ होगा या लेंथ होगा, ये लेंथ नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, और उस नेग्लिजिबली स्मॉल लेंथ को हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं। dx का मतलब एक ऐसा लेंथ विच टेंड्स टू 0, ये 0 के बहुत करीब है, बहुत करीब है। ये बहुत पतला होगा एक एक रेक्टेंगल जो हम ड्रॉ करेंगे। सो ये जो लेंथ है, ये लेंथ बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0। हम 0 के जितने करीब पहुंचते जाएंगे उतना हमारा रिजल्ट जो है वो रिजल्ट परफेक्ट होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। हमने इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब आप गौर करें, यहाँ से इस जगह से जहाँ पर कि x का वैल्यू x है, इस जगह पे ठीक आप ऊपर चले जाए, यहाँ पर जो कर्व से हम मिल रहे हैं, यहाँ पर उसका जो हाइट होगा या फिर उसका जो y वैल्यू होगा, वो y वैल्यू ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर्ड के बराबर होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड है, और यहाँ पर x का वैल्यू x है, तो ऑब्वियसली इस जगह पे इसका जो हाइट होगा या y वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। इसका मतलब ये जो एरिया होगा, ये जो रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, लेट अस से इसका एक नाम दे देते हैं, लेट अस से दैट एरिया इज DA। बहुत छोटा होगा इसीलिए मैंने इसे DA नाम दिया। ये D इंडिकेट करता है कि ये इनफाइनाइटेसिमल है, मतलब बहुत छोटा है। सो दिस DA कैन बी रिटन एज, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हाइट है एक्स स्क्वायर्ड, और इसका विड्थ देखें dx है। सो हाइट इंटू विड्थ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड इंटू dx। यहाँ पर देखने वाली बात है, हमें लग रहा है वैसे बहुत सारा खाली जगह यहाँ पर बचेगा, लेकिन चूंकि dx बहुत छोटा है, थोड़ी देर पहले हमने जो बात किया, चूंकि dx जो बहुत छोटा है तो यहाँ पर एरर आने वाला नहीं है, बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0। तो फिर अगर टोटल एरिया की बात करें, ये जो पूरा एरिया है, टोटल एरिया, इसे नाम दे देते हैं A। ये जो टोटल एरिया है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो एक्स स्क्वायर dx जो एक पतला सा एक रेक्टेंगल बना, ऐसे जितने भी और रेक्टेंगल्स बनेंगे, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ भी रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ भी रेक्टेंगल बनेगा, वैसे n रेक्टेंगल्स बनेंगे। n इज़ ए ह्यूज नंबर, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो सब के लिए ये जो एरिया है, सब के लिए जो ये रेक्टेंगल का एरिया है, इसे हमें जोड़ देना होगा। जोड़ने का मतलब ये होता है इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो इन सबको हम जोड़ देंगे और एक रेंज में हम जोड़ रहे हैं फ्रॉम A टू B, इसीलिए हम यहाँ पर एक लिमिट लगाते हैं A से लेकर B तक। अब देखिए, अगर हम मैथमेटिक्स का यूज़ करें, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करें और इसे कैलकुलेट करने का कोशिश करें, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन कैलकुलेट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, अगर हमने A से लेकर B तक के इस डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, B माइनस A। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे B माइनस A। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है दैट इज़ B माइनस A, क्योंकि यहाँ से इस जगह से लेकर इस जगह तक B है और इस जगह से ओरिजिन से लेकर इस जगह तक का डिस्टेंस A है। सो B माइनस A इज इक्वल टू ये जो रेंज है वो।
ये किसके बराबर होगा? अगर हमने इस लेंथ को n पार्ट्स में तोड़ा और एक एक पार्ट अगर dx लेंथ का होगा, ऑब्वियसली ये बराबर हो जाएगा n dx के। सो n dx इज इक्वल टू b माइनस a। ये आगे यूज होने वाला है, बहुत बार यूज होने वाला है। अब देखिए, ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया अब हम जोड़ने वाले हैं। सो दिस एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले तो देखिए पहला जो रेक्टेंगल बनेगा, पहला रेक्टेंगल जो बन रहा है यहाँ पर, उसके लिए देखिए यहाँ इस वैल्यू को देखिए x इज इक्वल टू a है, तो इसका जो हाइट बनेगा, ये जो हाइट बनेगा, चूंकि ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड और इस जगह पे x का वैल्यू a है, तो फिर यहाँ पर y वैल्यू जो हो जाएगा, वर्टिकल वैल्यू जो हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर्ड। तो फिर यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का हाइट है a स्क्वायर्ड और इसका विड्थ जो है ऑब्वियसली dx है। सो यहाँ पर ये जो एरिया बना, फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसका जो एरिया बना वो बना a स्क्वायर्ड dx। अब जो अगला रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो अगला रेक्टेंगल इस तरह से बना, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसके लिए आप इस जगह पे देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा a प्लस dx, क्योंकि ये जो विड्थ है ये विड्थ dx है, इस जगह पे x का वैल्यू a है, तो इस जगह पे जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा a प्लस dx। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर x इज इक्वल टू a प्लस dx है, तो ऑब्वियसली ये इसका जो हाइट हो जाएगा, इसका हाइट ये हो जाएगा a प्लस dx का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगला जो रेक्टेंगल बनेगा, इसका लेंथ हो जाएगा a प्लस dx का स्क्वायर इनटू इसका जो विड्थ है, ऑब्वियसली सबका विड्थ बराबर है, dx के बराबर है। अब उसी तरह से अगर हम अगला जो रेक्टेंगल बनेगा, ये जो रेक्टेंगल नेक्स्ट रेक्टेंगल बनेगा, उसके लिए x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस टू डी एक्स और उसका जो हाइट हो जाएगा वो हाइट हो जाएगा उसी का स्क्वायर, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसी का स्क्वायर। और ये तो हाइट हो गया रेक्टेंगल का, नेक्स्ट रेक्टेंगल का, उसके साथ उस रेक्टेंगल का विड्थ dx हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, x का वैल्यू जो लास्ट वैल्यू, जो कि ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू नहीं होगा, b नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बनेगा वो रेक्टेंगल लास्ट रेक्टेंगल बनेगा, इसके बाद और रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ये जो रेक्टेंगल बना ये लास्ट रेक्टेंगल बना। तो अब की बार यहाँ पर अगर इसका आप वैल्यू देखें, यहाँ पर x वैल्यू देखें, तो वो x वैल्यू बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस वन dx। क्योंकि अगर मान ले मैं एक रेंज को मैं 4 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ, तो फिर ये अगर a है तो ये हो गया a प्लस डी एक्स, ये a प्लस टू डी एक्स, और ये फिर अगला जो है ये हो जाएगा a प्लस थ्री डी एक्स। जो लास्ट जो x वैल्यू कंसिडरेबल होगा वो a प्लस थ्री डी एक्स होगा, जबकि हमने इसे 4 पार्ट्स में तोड़ा है। तो उसी लॉजिक से देखें तो यहाँ पर लास्ट रेक्टेंगल जो होगा, ये सबसे पहले तो उसके लिए हमें x वैल्यू, ये वाला x वैल्यू चाहिए होगा, जो कि होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी एक्स, और ये तो हो गया ये x वैल्यू। और जो रेक्टेंगल वहाँ से बनेगा उसका जो हाइट होगा वो उसी का स्क्वायर्ड होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। अब ये तो हाइट हो गया रेक्टेंगल का, उसके साथ हम dx, उसका विड्थ, ये जो dx है यहाँ पर, ये जो विड्थ है उस विड्थ को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर यहाँ पर देखिए टोटल एरिया हो गया। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, पूरा को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इन्हें एक्सपेंड करेंगे, बड़ा कर देंगे, और जो सिमिलर टर्म्स है सिमिलर टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, एक साथ कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सारे डी एक्सेस या सारे डी एक्सेस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। वो एन डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए के फॉर्मूला से हम उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे बी माइनस ए से, और हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ए स्क्वायर डी एक्स, उसके बाद देखिए इसे अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये बन जाएगा सबसे पहले तो ए स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2a dx, इसे एक्सपैंड कर रहे हैं हम a प्लस डी एक्स के स्क्वायर को, सो 2a dx
हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो dx है, इस dx को अगर हम कॉमन आउट कर ले पहले, तो थोड़ा कैलकुलेशन बार बार dx बहुत बार नहीं लिखना होगा, तो मैं पहले ही इस dx को कर देता हूँ कॉमन आउट। तो यहाँ से a स्क्वायर्ड प्लस a प्लस डी एक्स का स्क्वायर, dx तो कॉमन आउट हो गया, a प्लस डी एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a dx प्लस dx का स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट अगर आप देखें, यहाँ से मैं इस हिस्से को मिटा देता हूँ। नेक्स्ट जो है a स्क्वायर प्लस 4a dx प्लस 2 स्क्वायर dx स्क्वायर, 2 स्क्वायर dx स्क्वायर, क्योंकि 2 dx का स्क्वायर, यहाँ से देखिए 2 dx का स्क्वायर 2 स्क्वायर dx स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 dx स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से एक और टर्म हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर अगर a प्लस 3dx का स्क्वायर होता तो उसे हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, वैसे तो है, हमने लिखा नहीं है। सो a स्क्वायर प्लस 6a dx प्लस 3 स्क्वायर dx स्क्वायर। यहाँ पर अगर ये वाला टर्म होता a प्लस 3dx, वैसे तो टर्म है a प्लस 3dx का स्क्वायर इंटू dx, इस टर्म के लिए हमने इसे एक्सपैंड कर दिया यहाँ पर। ऐसा करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, लास्ट जो है यहाँ तक हम पहुँचेंगे। सो इस तरह से ऐड करते करते हम पहुँचेंगे a स्क्वायर्ड प्लस 2a n माइनस 1 dx प्लस n माइनस 1 स्क्वायर dx स्क्वायर। इसे अब ब्रैकेट लगा दें क्योंकि हमने dx को कॉमन लिया था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखें a स्क्वायर को हम एक साथ क्लब कर लेते हैं, सारे a स्क्वायर्स जो है उनको क्लब कर लेते हैं। सो हमें ऐसे कितने सारे a स्क्वायर्ड मिलेंगे, अगर आप कैलकुलेट करें, चूँकि यहाँ पर n टर्म्स है, टर्म्स n है, n टर्म्स है, इसीलिए हमें हर एक टर्म में देखिए, यहाँ पर इस टर्म में a स्क्वायर है, इस टर्म में a स्क्वायर है, इस टर्म में a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से भी a स्क्वायर निकलेगा। सो n टर्म्स है तो n इंटू a स्क्वायर्ड। अब a स्क्वायर्ड को तो हमने कंसिडर कर लिया, सारे a स्क्वायर्ड को। अब ये जो 2a dx है, 4a dx, 6a dx है, इन सबको हम एक साथ लिखते हैं। सो 2a dx, यहाँ से 2a dx को हम कॉमन आउट कर लेते हैं। 2a dx को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 मिला, प्लस यहाँ से मिलेगा हमें 2, सिमिलरली यहाँ से मिलेगा हमें 3, उसी तरह से कहाँ तक मिलेगा हमें मिलेगा, आप देखें यहाँ तक मिलेगा n माइनस 1 तक। सो n माइनस 1, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, इन्हें जोड़ने का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इन टर्म्स को dx स्क्वायर्ड, 2 स्क्वायर dx स्क्वायर्ड, 3 स्क्वायर dx स्क्वायर्ड, इन सब को जोड़ लेते हैं। सो dx का स्क्वायर को कॉमन आउट कर लेते हैं और सबसे पहले हमें यहाँ से मिला 1, प्लस यहाँ से मिला 2 स्क्वायर्ड, यहाँ से मिला, इस जगह से मिला 3 स्क्वायर्ड। इस तरह से कहाँ तक मिलेगा, हमें मिलेगा n माइनस 1 के स्क्वायर तक हमें मिलेगा। इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं, तो उन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और dx के साथ n मल्टीप्लाइड होगा, n dx को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे b माइनस a से। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो dx n इंटू a स्क्वायर्ड प्लस 2a dx। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ इसी जगह पे लिख लेता हूँ। हमें पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से अगर हम n तक जोड़ दें, कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 अगर हम n तक जोड़े तो हमें मिलता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पर n नहीं है बल्कि n माइनस 1 है, तो उसी लॉजिक से देखें 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से अगर हम n माइनस 1 तक जोड़े तो हमें
यहाँ n के जगह पे जहाँ n था यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, उन्हें n-1 से सब्सटीट्यूट कर देना होगा। तो अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो n बन जाएगा n-1 और ये जो n+1 है ये बन जाएगा n+1-1 या n-1, n के जगह n-1+1 तो ये बन जाएगा n डिवाइडेड बाय 2। तो यही वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिखते हैं n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगला जो ग्रुप है, ये वाला जो सीरीज़ है, इसके लिए हम इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले तो dx², ये वाला dx²। अब देखिए यहाँ पर समेशन जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स का 1 से लेके कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का समेशन है। ऐसे में हमें पता है, एक फार्मूला हमें पता है 1² + 2² + 3²। इस तरह से अगर हम n तक चले, n² तक, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है n इंटू n+1 इंटू 2n इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर सीरीज़ जो है ये लास्ट टर्म n² नहीं है बल्कि n-1² है। तो n के जगह अगर हम n-1 सब्सटीट्यूट कर दें तो फिर n के जगह हमने n-1 सब्सटीट्यूट किया है, इसके जगह ये, तो फिर ये जो फार्मूला है ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, n के जगह n-1 और n+1 इस n के जगह n-1, तो n-1+1 तो ये बन गया n, और 2n+1 इस n के जगह n-1, सो 2 इंटू n-1 ये हो जाएगा 2n-2 और ये +1, सो 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये जो समेशन है, ये वाला समेशन, इसके लिए हमारे पास फार्मूला बन गया ये वाला। अब इसे हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो इसी जगह पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसे। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा n-1 इंटू n इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx जो है उस dx को अगर हम अंदर ले जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो फिर यहाँ पर हमें पहले टर्म में एक dx मिलेगा और साथ ही साथ एक dx तो रहेगा, एक n भी रहेगा। तो n dx जो है n इंटू dx ये b-a बन जाएगा, उसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे उससे। सो यहाँ पर पहला जो टर्म है n_a², उसके साथ dx हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो n dx इंटू a। अब दूसरा जो ये वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पर dx आएगा तो 2 dx हो जाएगा, तो उसके लिए मैं पहले a को लिख लेता हूँ, a इंटू यहाँ पर ये जो n है, इस n के साथ इस dx को मल्टीप्लाई कर देते हैं, n dx इंटू n-1 इंटू dx। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, n-1 इंटू dx, यहाँ पर n जो है ये n एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज। सो उससे अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस 1 को नेगलेक्ट कर दे तो इस 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो इस 1 को उस सेंस में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि n बहुत बड़ा है। इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा n dx और माइनस dx। अब देखिए ये n dx जो है, ये n dx b-a के बराबर है, एक फाइनाइट टर्म है ये। लेकिन ये dx जो है, दिस dx, ये dx जो है इट टेंड्स टू 0। ये 0 के जितना करीब होगा, शुरू में ही हम ये बात कर रहे थे कि dx 0 के जितना करीब होगा उतना जो रेक्टेंगल्स का एरिया का सम है वो जो ट्रू एरिया होगा, जो कि ये कर्व ये एक्स एक्सिस के साथ सबटेंड कर रहा है एरिया, वो ट्रू एरिया के वो उतना करीब पहुंचेगा। तो इस सेंस में ये dx जो है नेग्लिजिबल है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा कि इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
सो ये यहाँ से नेग्लेक्टेड हो गया। सो इस सेंस में ये n-1 इंटू डी एक्स, इसे भी हम एन डी एक्स ही कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक dx आया तो यहाँ पर 3 dx's है और 3 n वाले टर्म्स हैं, तो इस n-1 को भी हम n मान सकते हैं। सो यहाँ से एक n dx उसी सेंस में और यहाँ से ये वाला n, इसके लिए n dx इंटू 2n-1 को हम 2n मान सकते हैं, इस -1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं -1 को। सो ये बन जाएगा 2n dx और साथ ही साथ 1/6 जो है उसे हमने यहाँ पर लिखा और फिर यहाँ पर 3, तो फिर आप देखिए ये बन गया 1/3 और n dx का क्यूब। तो यहाँ पर n dx के जगह हम b-a, यहाँ पर n dx 2 बार है तो b-a का स्क्वायर और यहाँ पर n dx 3 बार है तो b-a का क्यूब और साथ ही साथ 1/3 ऑफ n dx का क्यूब है ये, मतलब 1/3 ऑफ b-a का क्यूब होगा। तो उसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर हमने पहले से ही लिख रखा है। सो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है इसे। अब देखिए यहाँ से आगे अगर मैं यहाँ से 1/3 और b-a को कॉमन आउट करता हूँ तो फिर देखिए हमें ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ से a² और चूंकि 1/3 हमने कॉमन आउट किया है, यहाँ पर 1/3 तो है नहीं, तो इसी चीज़ को हम 3/3 लिख सकते हैं, बिकॉज 3/3 इज़ 1। सो 1 के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो यहाँ से 3 बचा हुआ रहेगा, 3 जो है यहाँ बचा हुआ रहेगा। सो इसे हम कह सकते हैं 3a² और b-a तो कॉमन आउट हो चुका है, प्लस a 3a इंटू b-a और प्लस b-a का स्क्वायर, यहाँ से b-a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 1/3 ऑफ b-a और यहाँ से 3a² प्लस 3ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3a²। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर b-a का होल स्क्वायर, सो प्लस b² प्लस a² प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब यहाँ से 1/3 ऑफ b-a इंटू यहाँ से देखिए b² प्लस a² और 3ab और यहाँ से ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पर ये जो है माइनस होगा, 3ab माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा प्लस ab। अब गौर से देखिए ये जो है 1/3 को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये जो है b-a इंटू b² प्लस a² प्लस ab, ये जो है ये b³ माइनस a³ का फॉर्मूला है। सो ये बन गया b³ माइनस a³। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं b³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस a³ डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो एरिया है, जो एरिया हम पता कर रहे थे, ये एरिया इस टर्म के, इस एक्सप्रेशन के बराबर है। वैसे देखिए हम शुरुआत में किस तरह से एरिया पता कर रहे थे, इंटीग्रेट करके हम इस फंक्शन को, x² फंक्शन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ पर लिमिट a टू b और इसका वैल्यू जो निकल के आता है x³ डिवाइडेड बाई 3, मतलब यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव पता कर रहे हैं हम। आप x³ डिवाइडेड बाई 3 जो है एंटी डेरिवेटिव ये जो एंटी डेरिवेटिव है इसका मतलब होता है डेरिवेटिव का उल्टा। आप x³ डिवाइडेड बाई 3 को डिफरेंशिएट करें, मतलब उसका डेरिवेटिव पता करें, तो आपको x² मिलेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, a से b तक का लिमिट डाल देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट जो है x के जगह पे डालते हैं, तो ये बन गया b³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये जो लोअर लिमिट है x के जगह पर डालते हैं तो a³ डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाता है आंसर। इंटीग्रेट करके, डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम इस तरह से ये एरिया जो है इसे पता करते हैं। दोनों को आप मैच करके देख लें, बिल्कुल बराबर है। वैसे ये x ऐसा नहीं कि सिर्फ x²
जो फंक्शन है उसके लिए ही ये फर्स्ट प्रिंसिपल इस तरह से वैलिड होगा। किसी भी तरह के फंक्शन के लिए आप फर्स्ट प्रिंसिपल से एरिया पता कीजिए और आप इस तरह से इंटीग्रेट करके एरिया पता कीजिए, उसके फॉर्मूला से इस तरह से पता कीजिए, या फिर कहें एंटी डेरिवेटिव पता करके उसमें लिमिट डाल के उसका एरिया पता कीजिए, वो बिल्कुल सेम आएगा फंक्शन कुछ भी हो। तो यहाँ से एक सवाल ये उठता है कि एंटी डेरिवेटिव ही इंटीग्रेशन क्यों होता है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच। तो इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।